हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। थंबनेल तो आप सबने देख ही लिया होगा। आज के वीडियो में वी आर गोना कवर यूनिट 3 ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग का यूनिट 3 करने वाले हैं, जो अगेन आपका कितने मार्क्स में आने वाला है? 18 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, एग्जाम भी हमारे में बस आज 28 हो गई है और 30th मई को क्या है ना, हमारा एग्जाम है। सो कल का दिन बचा है, कल यूनिट 5 भी कवर कर लेंगे। अलॉन्ग विद दैट 6 जून को, सिक्स मे बी 5 जून, आई थिंक 6 जून को ही आपका जो है इंटरनेशनल बिजनेस का एग्जाम। आई डेंट रिमेम्बर द डेट क्लियरली। सो उसके भी वीडियोस हम करेंगे फ्रॉम 30th मई ऑनवर्ड्स, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 4 या 5 दिन है, तो इजीली हमारे पास तैयारी करने का टाइम है, तो हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो 30th मई से उसकी तैयारी शुरू करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस की। आज शुरू करते हैं आपका एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू वेंचर प्लानिंग। जिन लोगों के यूनिट 3 हो गए हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4, आई सजेस्ट कि आप एक बार उन तीनों यूनिट्स को और अच्छे से रिवाइज कर लो, सो दैट कि आप बाकी दो दिन रह गए हैं, आज का और कल का दिन, उसमें जो है आप अपना यूनिट 3 और यूनिट 5 जो है वो रिवाइज कर पाओ। अच्छे एसजीपीए आना बहुत जरूरी है, बिकॉज आगे आपके कट ऑफ्स में हेल्प करेंगे। ऑल सीए और सीए स्टूडेंट्स, उनको तो कोहस्ता नॉलेज होता भी है इनका, बट वो सब बच्चे जो ऑलरेडी जॉब सेक्टर में हैं, सिर्फ एक बीकॉम डिग्री के लिए कर रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ना, बिकॉज दे आर नॉट इन टच एट ऑल। और सीए स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी धुरंधर हैं, उनको पता है कि कैसे करना कैसे नहीं। दे आर गुड टू गो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल entrepreneurial process the business plan। ये वाला जो लेसन है आपका लेसन 4, दैट इज द यूनिट 3। ये पूरा का पूरा यूनिट आपका डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है, कि सपोज आपके पास कोई बिजनेस आइडिया आया, तो वो कैसे एग्जीक्यूट आएगा, उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्लान क्या है। ठीक है जी। सो दैट इज बिजनेस प्लान। अब कोई भी बिजनेस प्लान के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? सबसे पहले आइडिया जनरेशन होना चाहिए। आइडिया जनरेट कर लिया तो फिर वो फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो चेक करेगा। सो दिस होल यूनिट इज काइंड ऑफ दिस ओनली, जहां पे आपको प्रोसेस पे प्रोसेस लर्न करना है, एंड मोर और लेस जो प्रोसेस है वो एक जैसे ही है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं। सो आई सजेस्ट कि आप इसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो कर लो, बाकी तो आप कर ही लोगे। ठीक है जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डेफिनेशन करेंगे ऑन्टरप्रेन्योरियल वेंचर का। कहता है ऑन्टरप्रेन्योरियल वेंचर क्या होता है? एज पर द इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्कम्पचर जो है वो कहता है कि ऑन्टरप्रेन्योरियल वेंचर या ऑन्टरप्रेन्योर वो होता है हु इज ईगर एंड कैपेबल ऑफ टर्निंग अ नोवल कॉन्सेप्ट और इन्वेंशन इनटू अ सक्सेसफुल वेंचर। प्रोजेक्ट को सिर्फ इन्वेंट कर लेना इज नॉट नोन एज एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। वो पर्सन जो एक बेसिक चीज को, एक इन्वेंशन को एक सक्सेसफुल वेंचर में कन्वर्ट कर देगा, वो कौन है? आपका एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। अब फॉर एग्जांपल कोई ओनर है, उसने कोई प्रोडक्ट को डिस्कवर किया, ना ही उसे सेल करना आता है, ना ही उसे मार्केटिंग करना आता है, ना ही लोगों के बीच में बताना आता है कि वो चीज क्या है क्या नहीं। सो ही कैन नॉट जनरेट बिजनेस आउट ऑफ दैट। कुछ टाइम के लिए वो प्रोडक्ट इन्वेंट करके सेल कर सकता है, लेकिन उसको एक बड़े स्केल पे नहीं ले जा सकते। ही विल नॉट बी एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। तो अगर एक सक्सेसफुल वेंचर बनेगा, तभी जो है वो क्या है ना, आपका एंटरप्रेन्योरियल वेंचर बनकर आएगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। बिजनेस आइडियाज तो सबके पास होता है, वो आइडिया जो किसी के लिए भी वैल्यूएबल हो जाए, चाहे कस्टमर्स के लिए है, चाहे आपके इन्वेस्टर्स के लिए, जिसकी वजह से एक रेवेन्यू मॉडल कंपनी का क्रिएट होता है, वो क्या है? आपका बिजनेस आइडिया है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपके जितने भी ओटीटी एप्स हैं, दोज आर रनिंग ऑन मंथली सब्सक्रिप्शन। उनका क्या मॉडल है? क्या मॉडल निकाला उन्होंने कि ऑटो पे डेबिट होगा जी। आप पहले लोग क्या करते थे, 1 महीने का खरीदा, 4 4 महीने सब्सक्रिप्शन नहीं लेते थे, बट व्हाट दे हैव कम विद द बिजनेस आइडिया कि ऑटो पे डेबिट होगा। आउट ऑफ अगर 100% सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, तो उसमें से 80% लोग या 60% तो ऐसे होंगे जो नेक्स्ट मंथ उस ऑटो डेबिट को कैंसिल करना भूल जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली कंपनी के लिए क्या आएगा? रेवेन्यू। सो ये एक तरह का कैसा स्किल है? ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल है, ऑन्टरप्रेन्योरियल वेंचर है। दिस इज अ काइंड ऑफ द आइडियाज जो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाते हैं, चाहे वो कस्टमर्स के लिए अच्छा हो या इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हो। वो क्या है? आपका एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान है, ऑन्टरप्रेन्योरियल वेंचर है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपेंशन बिजनेस में अचीव।
ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आपका आइडिया जनरेशन फॉर द बिजनेस। हमने कहा ना कि एक अच्छा अगर आइडिया जनरेट होता है तो वो क्या है, आपका ऑन्टरप्रेन्योरियल वेंचर है, जो बिजनेस को क्या देगा, प्रॉफिट देगा और ग्रोथ देगा। वैसे ही आइडिया जनरेशन, अब आइडिया जनरेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आइडिया जनरेशन आता कैसे, कि क्या काम करे। आइडिया जनरेशन यही हुआ ना कि हाँ मुझे ये काम करना, फॉर एग्जाम्पल किसी ने सोचा कि मुझे कॉफी का स्टॉल लगाना है। सो वो आइडिया आया कैसे, वहां की मार्केट डिमांड देखनी है कैसी है, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस कैसे हैं, तो ये सब चीजें क्या है ना, उसको कंसीडर करना है। तो कह रहा है इसीलिए बिजनेस कॉन्सेप्ट में आइडिया जनरेशन जो है ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि दैट कमिंग अप विद द फ्रेश कॉन्सेप्ट एंड डेवलप या एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट, या तो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को डेवलप कर दो या क्या करो, आपका फ्रेश कॉन्सेप्ट लेकर आओ, दैट इज द आइडिया जनरेशन। अब इंपॉर्टेंस क्या है आइडिया जनरेशन की, व्हाई द आइडिया जनरेशन इज इंपॉर्टेंट। आइडिया क्यों जनरेट करना चाहिए, आइडिया अगर जनरेट होगा तो उसके लिए बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में एक स्ट्रैटेजी निकल के आएगा। अगर कोई बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, उसमें सेल्स नहीं हो रही है, वॉल्यूम नहीं आ रही है, सेल्स वैल्यू ही इंक्रीज नहीं हो रही है, तो क्या होगा, एक नया आइडिया लेके आना पड़ेगा ना, इनोवेटिव आइडिया लेके आना पड़ेगा, जिसकी वजह से बिजनेस का ब्रांडिंग इंक्रीज हो जाए, एडवर्टाइजिंग इंक्रीज हो जाए और आपका मार्केटिंग बढ़ जाए। दैट इज द बिजनेस आइडियाज। बहुत से ऐसे बिजनेसेस है जो बिल्कुल बंद हो जाने वाले होते हैं, फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी आप देखोगे कि इनका बिजनेस एक टाइम पे बिल्कुल बंद होने वाला था, देन द लेडी कम अप विद द आइडिया ऑफ द स्कॉर्पियो, जब उनका क्लासिक मॉडल आया था। उसके बाद द टेक महिंद्रा हैज गोन लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, सॉरी नॉट टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा बिल्कुल आपका ग्रो कर गया, इज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दैट इज बिजनेस स्ट्रैटेजी। क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए हर दिन एक नया आइडिया जनरेशन होना जरूरी है, अदरवाइज जितना डायनामिक इन्वायरमेंट है आज के समय में, उससे क्या होगा ना, बिजनेस बंद हो जाएगा। सेकंड आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। आइडिया जनरेशन किसके लिए जरूरी है, टू सॉल्व द मल्टीपल प्रॉब्लम्स, दैट मल्टीपल प्रॉब्लम्स में बी रिलेटेड टू एनीथिंग, है ना, किसी भी तरह का आपका प्रॉब्लम जनरेशन आइडिया हो सकता है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मे बी विद द प्रोडक्ट आप प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हो, रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा है, लेबर का प्रॉब्लम है, ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। देन देयर इज अ फ्यूचर डायरेक्शन, फ्यूचर में हेल्प करता है मैनेजमेंट में, सो दैट कि इन फ्यूचर कोई भी अगर सिचुएशन आता है, हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन, ऑलरेडी रास्ता है, प्लान ए प्लान बी प्लान सी रेडी है कि हाउ टू कोप अप विद द डिसीजंस, और सपोर्ट करता है पर्सन को टू हैव अ बेटर डिसीजन मेकिंग। एफिशिएंसी बूस्ट करता है, ऑलरेडी बिजनेस के पास आइडिया है, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आएगा तो दे हैव टू थिंक ओवर कि अरे क्या करना है, कैसे करना है। बिजनेस इज ऑलरेडी रेडी विद द आइडिया कि कौन सा ऑप्टिमल सोल्यूशन उन्हें चाहिए विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट, जिसमें इनपुट कम लगे, रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छे से हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो, और क्या हो जाए, कंपनी का कॉस्ट कम हो जाए। अगर कंपनी का कॉस्ट होगा तो ऑलरेडी क्या है, बेनिफिट होगा ना। So this is about the importance of business idea generation. This is important, why the business idea is important to have. And last one point is unique insight. Already mind एक clear direction में जाता है. There is no confusion कि इस stage पे पहुंचने के बाद what the business has to do. They already have a unique insight. So duplication of work नहीं होता है, ना man और material का wastage of resources होता है. Already the company have a unique path for the growth of the company. Correct? Next topic is the techniques for the generating ideas. वो कह रहा है क्यों जो आइडिया जनरेट करना चाहिए, किस बेसिस पे। हमने देख लिया कि अगर आइडियाज जनरेट करेंगे तो वो कैसे हेल्प करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, यूनिक इंसाइट मिलेगा। सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ आइडिया जनरेशन। लेकिन आइडिया जनरेशन करना कैसे, हाउ टू डू दैट, तो उसके लिए वो कह रहा है 6 क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए टू जनरेट एन आइडिया, 5 W's एंड द 1 H। 5 W क्या है आपके, व्हाट, किस चीज के रिगार्डिंग आइडिया जनरेट करना है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आइडिया तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या एंटरप्रेन्योर बनना है, यानी अपॉर्चुनिटी चाहिए। व्हाट, क्या आइडिया चाहिए, वेयर, कहाँ के लिए चाहिए, व्हेन, कब चाहिए, किसे चाहिए और क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। अगर ये 6 क्वेश्चंस वो कहता है कि आपने आंसर कर दिए तो इट्स बिकम इजी फॉर समवन टू जनरेट द आइडिया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आइडिया जनरेट करना इजी हो जाएगा, क्यों करना है, ये 5 आंसर्स जो है होने चाहिए।
मेथड्स, इसी को और ज्यादा डिटेल में किया कि सोशल लिस्टिंग करो। अगर आइडिया जनरेट करना है सबसे पहले सोशल लिस्टिंग होना चाहिए। दैट मीन्स लोगों से पूछो कि क्या चाहिए आपको। हमने किया ना व्हाट, तो ये कौन बताएगा? लोग बताएंगे। आपने देखा होगा मल्टीपल टाइम्स व्हाट्सएप पे हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, उस पे पोलिंग होती है, या यूट्यूब पे पोलिंग होती है, व्हाट कंटेंट डू यू वांट, सो दैट इज पोलिंग। सोशल लिस्टिंग करो। इट इन्वॉल्व्स द पोलिंग द पब्लिक टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द इशू व्हाट द पब्लिक वांट्स, है ना। तो उनसे ऑलरेडी आप डिमांड ले रहे हो, मार्केट इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर रहे हो। दैट इज बिकॉज प्रोडक्ट डेवलपमेंट फिक्स द इंटायर मार्केट। टारगेट कस्टमर्स का पता होना चाहिए कि क्या है, उनके ओपिनियंस और थॉट्स आपने क्या किया ना, पहले ही ले लिए। सो आपके लिए किस चीज पे आइडिया चाहिए, व्हाट फाइंड आउट करना क्या हो गया, इजी हो गया। सेकेंड, यू हैव द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? एक वेल लिंक टेक्निक होता है जो किसके लिए करता है कि बिजनेसेस में क्या क्या होना चाहिए, किस चीज के रिगार्डिंग आप आइडियाज जनरेट कर सकते हो। एक ऐसा आइडिया जो स्पेशली किसके लिए जनरेट होते हैं, आपके स्टार्टअप्स के लिए। यूजिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक एन इशू कैन बी सॉल्व। कैसे सॉल्व हो सकता है? बाय कंबाइनिंग वन और मोर ऑफ द प्रपोजल्स मेड बाय एनी नंबर ऑफ द पीपल ऑन अ गिवन सब्जेक्ट। किया ब्रेनस्टॉर्मिंग, सब लोगों से आपने पहले ही सोशल लिस्टिंग में आइडियाज ले लिया, उन सबको क्या करो, कंबाइन करो आइडियाज को, एक या एक से ज्यादा प्रपोजल्स बनाओ एक गिवन सब्जेक्ट के ऊपर। दैट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड मेक एन आइडिया। माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग क्या होता है? आइडिया डेवलपमेंट हो रहा है, आपने सोशल लिस्टिंग किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, डिफरेंट आइडियाज को कंबाइन किया है। अब माइंड मैपिंग के लिए वो जो आइडिया आपका डेवलपमेंट करेगा ना, उससे आप यूजेस द पिक्चर्स टू एक्सप्रेस द थॉट्स एंड आइडिया। दैट इज आइडिया डेवलपमेंट। इट इज अ वेल नोन मेथड जहां पे पिक्चर्स को यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द थॉट्स एंड द आइडियाज। कैसे? यूजिंग कॉन्ट्रास्ट कलर्स, इमेजेस। देखो, कंट्रास्ट यूज कर सकते हो, कलर्स यूज कर सकते हो, इमेजेस, शेप्स एंड माइंड मैपिंग पिक्चर्स दैट शोज द थॉट ट्विस्टिंग एंड बेटर हाईलाइट फॉर नॉट वर्थी पार्ट्स। कैसे माइंड मैपिंग करना है? जब कंफ्यूजन हो जाता है तो उसने कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स क्या आप लगाओ। कलर्स कैसे हेल्प करेंगे, इमेजेस कैसे हेल्प करेंगी, शेप्स कैसे हेल्प करेंगी। डिफरेंट जो आइडियाज आपके ऊपर थे, बस उन्हीं को यूज करके, क्योंकि बस फिल्टर आउट करना है ना, सारे आइडियाज को तो आप यूज नहीं कर सकते, तो वी हैव टू फिल्टर आउट है। देन रोल प्लेइंग, द पार्टिसिपेंट्स जो भी उस आइडिया जनरेशन में इन्वॉल्व है, दे अडॉप्ट वेरियस कैरेक्टर्स टू परफॉर्म एंड प्लेफुल कैरेक्टर। तो क्या करते हैं? प्लेफुल कैरेक्टर प्ले करेंगे। एंड द स्टोरी बोर्डिंग, स्टोरी बोर्डिंग क्या है? जिसमें अगेन आप इमेजेस, ग्राफिक्स और अदर डिटेल्स यूज करोगे फॉर मेकिंग अ आइडिया जनरेशन। ये 5 पॉइंट्स हो गए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसा आइडिया डेवलप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक एडवर्टीजमेंट रेडी करना है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट रेडी करने के लिए आपको आइडिया चाहिए, तो क्या चाहिए? आपको एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा टू रिप्रेजेंट द मेनी सीन्स। आपने 4 या 5 स्टोरी बोर्ड्स रेडी कर लिए कि हम एडवर्टीजमेंट में ये आइडिया जनरेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर, सपोज 5 आइडियाज, 5 में अलग अलग कलर्स यूज करोगे, कस्टम्स करोगे, माइंड मैपिंग करोगे। सो एज ए पर्सन व्हेन यू आर स्टैंडिंग आउट देयर, जो भी आपको माइंड मैपिंग में सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, बेटर विजुअलाइजेशन देगा, क्या करोगे? उसी मॉडिफिकेशन को, उसी आइडिया को आप यूज करोगे। दैट इज नोन एज माइंड मेकिंग आइडियाज, ठीक है जी। देन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन क्या है कि वर्किंग टुगेदर, लोगों के साथ कोलैबोरेट करके आइडियाज जनरेट करना। जैसे आजकल के टाइम में इन्फ्लुएंसर्स को क्या किया जाता है? कोलैबोरेट किया जाता है टू प्रमोट द प्रोडक्ट, टू ब्रांड अ प्रोडक्ट। दैट इज नोन एज कोलैबोरेशन, ठीक है। दिस इज हाउ आइडिया जनरेशन वर्क, कि क्यों करना है, कैसे करना है और कब करना चाहिए। देन देयर इज एन इजी पार्ट, स्टेजेस ऑफ सक्सेसफुल आइडिएशन। अगर कोई आइडिया आपका सक्सेसफुल हो गया है तो क्या जनरेशन आया होगा? मतलब इन ऑल आपने क्या किया होगा? कह रहे 3 स्टेजेस आपने फॉलो किए होंगे अगर आपका एक आइडिया सक्सेसफुल हुआ है। पहले आपने क्या किया होगा? आइडिया जनरेट किया होगा, फिर उसमें से सिलेक्ट किया होगा कि व्हाट इज द बेस्ट आइडिया दैट यू हैव टू टेक, और उसके बाद उस आइडिया को क्या किया होगा ना, आपने इंप्लीमेंट किया होगा। ऑल्दो दीज 3 आर नॉट सफिशिएंट, इसका और अंदर क्लासिफिकेशन है, बट मोर और लेस
पहले आइडिया जनरेट होगा, जिसके लिए आपने ऊपर सारे पॉइंट्स पढ़े, जिसमें 5 W's और 1 H पढ़ा, वो आप लिखोगे। फिर आपने आइडिया सिलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ माइंड मैपिंग, स्टोरी बोर्ड लगा करके, और फिर क्या कर दिया, उस आइडिया को क्या कर दिया ना, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं होगा तो कोई आइडिया सक्सेसफुल होगा ही नहीं, वो तो सिर्फ ऑन पेपर्स रह जाएगा। दैट मीन्स एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सो इम्प्लीमेंटेशन इज एग्जीक्यूटिंग द प्लान, जिसमें क्या क्या इंक्लूड करोगे आप अपना, टेस्टिंग, पायलट सर्विस इंक्लूड कर सकते हो, इंस्पेक्शंस हो गए, एडजस्टमेंट्स, करेक्शन, सर्टिफिकेशन ऑफ फैसिलिटीज। सो दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन। तो 3 सक्सेसफुल स्टेजेस क्या है आपके आइडिया जनरेशन के? पहले आप आइडिया जनरेट करोगे, दैट इज जनरेटिंग। सेकेंड, आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे, और लास्ट में क्या करोगे ना, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दोगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। अपॉर्चुनिटी सेंसिंग का ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, कि जो एम्प्लॉयर है, जो आपका एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज सेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर किसी एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी सेंस नहीं करना आएगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं करना आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम होगी तभी तो वो सॉल्व करने के लिए अपॉर्चुनिटी सेंस करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। सो अपॉर्चुनिटी सेंसिंग इज समथिंग लाइक, अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो उसको सॉल्व करना, या कुछ ऐसा एरिया जहां पे ही कैन आइडेंटिफाई कि ही कैन डू समथिंग बेस्ट, इज नोन एज अपॉर्चुनिटी सेंसिंग। तो इसमें प्रोसेस में क्या कहता है कि 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप विच इज अ प्रोसेस, एंटरप्रेन्योर जो आपका पर्सन है हु विल सेंस द अपॉर्चुनिटी, एंड एंटरप्राइज फॉर्म या फिर एक कंपनी जो आपका आउटकम हुई एक आइडिया के बाद। सो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी, person who is an agent who is converting external environment into an opportunity, एक ऐसा environment जहां उसने opportunity ढूंढी और उसे एक वर्क में, एक कंपनी में एग्जीक्यूट कर दिया, और उसने क्या बना दिया, एक आउटकम बना दिया। देखा, आपने देखा होगा ना कि बहुत से लोग हैं न्यू टाइप ऑफ एसीज बना रहे हैं, या ऐसा एयर फिल्टर बना रहे हैं जो कम रेट में बन रहा है। सो देयर आर मल्टीपल एंटरप्रेन्योरशिप, देयर आर स्टोरीज ऑफ द एंटरप्रेन्योर ऑन द नेट, आप चेक कर सकते हो। सो दैट इज द प्रोसेस, राइट। वो कह रहा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्यों कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आता है, क्योंकि वहां पे लोगों को क्या दिखता है ना, कि एक तो उनका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा। तो कभी भी अगर कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर वो कर रहा है तो सोशल हो गया, बट मेनी ऑफ द पीपल आर मेकिंग आउट ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न। वो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा तो उसको रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलने वाला है, दैट इज गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट क्या होगा, अट्रैक्टिव आरओआई होना चाहिए, अश्योर्ड मार्केट प्राइस होना चाहिए, एंड पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर ग्रोथ होना चाहिए, राइट। Now the next important regarding this opportunity sensing is your factors involved in the opportunity sensing, that is what are the factors जो किसमें involve हैं आपके opportunity sensing में। कैसे sense करोगे कि क्या है ना, कि कोई opportunity आप sense कर रहे हो। The number one is ability to perceive idea. कोई भी entrepreneur है, if he has the ability to perceive idea, अगर वो आइडिया जनरेट कर सकता है, तभी वो आपका क्या है, आइडेंटिफाई करेगा। कैसे करेगा? सबसे पहले उसको प्रॉब्लम दिखनी चाहिए। जब तक वो प्रॉब्लम नहीं ढूंढेगा तब तक उसके पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया है, देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इन्वर्टर्स है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी से आप इन्वर्टर्स जनरेट कर सकते हो। उसे उस प्रॉब्लम को चेंज करना है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को लेकर के आना है इनटू अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, है ना। फॉर एग्जाम्पल चेंज का क्या, पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, दैट इज काइंड ऑफ आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड काइंड ऑफ कैसी अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, चेंज। चेंज किसमें, कि ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल ऑफलाइन बिजनेसेस होते थे, अब सारे क्या हो गए, ऑनलाइन, वेदर लीड्स फ्रॉम शॉपिंग, पेइंग कैश, पेइंग मनी टू द आउटलेट्स, चाहे वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो, हर चीज क्या होगी, डिजिटलाइजेशन, इस तरीके से कर सकते हो। या किस तरीके से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेंस करनी है, इन्वेंशन, नया प्रोडक्ट ढूंढ के आओ बिल्कुल जो पहले था ही नहीं, जैसे डिजिटल कैमरास। फोर्थ इज कंपटीशन, कंपटीशन में आप कुछ एक नया इंप्रूव आइडिया ले आओ जो सबसे हटके हो। दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी सेंसिंग, जहां से अपॉर्चुनिटी आप सेंस कर सकते हो। द नंबर 1 इज यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम,
या फिर आप क्या करोगे, चेंज करोगे फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, या फिर आप क्या करोगे, इन्वेंशंस लेकर आओगे और क्या करोगे, कंपटीशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकंड है आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन कहां से आता है, ऑनलाइन पोर्टल से आता है, न्यूज़पेपर्स हो गए, वेबसाइट्स, जर्नल और मैगजीन, इन सब से क्या करेगा ना, वो अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, ढूंढेगा। विजन और क्लैरिटी तो हो ही जाएगा कि अगर उसका एक अच्छा विजन और क्लैरिटी है, विजन में ही कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर, दूर तक सोच सकता है, एंड क्रिएटिव अबाउट द आइडियाज, सो ही इज एन एंटरप्रेन्योर, जहां पे वो क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी सेंस कर सकता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही बना के लिख सकते हो। स्टेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, क्या क्या स्टेजेस होते हैं एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के। अपॉर्चुनिटी को अगर आइडेंटिफाई करना हमने अभी किया कि सबसे पहले तो क्या करना है ना, आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करना होगा। या तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे, या फिर चेंजेस करोगे, या फिर आप क्या करोगे, कन्वेंशंस लेकर आओगे। तो कुछ भी ऐसा करोगे तो क्या होगा ना, आपका एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन होगा, दैट मीन्स आइडिया। इसमें आप तीनों डाल दो, प्रॉब्लम और आपका चेंज, ये सब इसमें आ जाएगा। फिर आपका क्या होगा, एक आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी होगी, पहले आइडिया आ गया, फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई। अब जो आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, उस अपॉर्चुनिटी को डेवलप करो, डेवलप करो अपॉर्चुनिटी को, दैट मीन्स फाइंड आउट करो कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम क्या आई अभी, कि फ्यूल खत्म हो रहा, क्रूड ऑयल नहीं है मार्केट के अंदर, तो गाड़ियां चलेंगी कैसे, तो लोग क्या सोच रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोच रहे हैं, उसमें क्या लेकर आए, ईवी ऑप्शन लेकर आए, फिर एथेनॉल मिक्स करना शुरू कर दिया। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे हैव फाइंड आउट, दैट इज डेवलपिंग द अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी क्या है कि फ्यूल कम है, अगर हम कुछ एक ऐसा वे आउट ढूंढे जिसकी वजह से पेट्रोल का यूज कम हो जाए, क्रूड ऑयल का यूज कम हो जाए, सो दैट कैन रिटर्न अ गुड रिटर्न ओवर द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न आ सकता है। तो वो हो गया आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। अब उसमें भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करोगे ना, इधर क्या है, ईवी बिजनेस करना है, एथेनॉल मिक्स करके पेट्रोल सेल करना है, या हाइड्रोजन पे गाड़ी को चलाना है, कैसे चलना है, डेवलपिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जनरेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज। अब इन तीनों में से जो बेस्ट है आप ढूंढोगे, सपोज एंटरप्रेन्योर थिंक कि उसका जो ईवी बिजनेस है वो बेस्ट है, तो इवैल्यूएट करेगा, यहाँ पे है ना, इवैल्यूएशंस करने शुरू करेगा, ए में कितना बेनिफिट होगा, बी ऑप्शन में कितना बेनिफिट होगा, और सी में कितना ऑप्शन बेनिफिट होगा, और लास्ट में वो इवैल्यूएट करेगा मैनेजमेंट टीम को। फाइनल स्टेज है कि आप बिजनेस आइडिया को रियलाइजेशन में कन्वर्ट कर दो, आउट ऑफ द गिवन आइडियाज कौन सा जो है बेस्ट होने वाला है। ठीक है जी। सो दीज आर द सेंसिंग द आइडियाज, पहले प्रॉब्लम को देखो, फिर अपॉर्चुनिटी को आपके पास आएगा, आइडिया आएगा, अपॉर्चुनिटी, फिर आप डेवलप करोगे, इवैल्यूएट करोगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सिलेक्ट करोगे, रिस्क कितना है उस ऑप्शन में, प्रॉफिट्स कितने हैं, क्या क्या आपके पास फैक्टर्स लगने वाले हैं, और अगर डिटेल में बोलूं तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिजिबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो प्रोजेक्ट, जो आइडिया आपने सिलेक्ट किया है, आइडिया जनरेट किया है बिजनेस में, वो जो बिजनेस है आपका कितना फिजिबल है। अब फिजिबिलिटी के लिए क्या है ना, कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट आपको यहाँ पे अच्छे से करने हैं। टेक्निकली फिजिबिलिटी, जो प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट किया है, वो जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली कितना फिजिबल है, क्या इंडिया में या आप जहां पे भी रह रहे हो वहां पे उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज है, अगर नहीं है तो आप कहाँ से इंपोर्ट करोगे उन रिसोर्सेज को, क्या इजी है उन्हें इंपोर्ट करना, व्हाट इज द कॉस्टिंग ऑफ दैट। सो ये सब चीजें यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती विद इन अ कंपनी, ये एक्सेस करना इज नोन एज योर टेक्निकल फिजिबिलिटी। देखो, फैक्टर्स हैव टू बी कंपेयर्ड टू बी थॉट अबाउट इन द मेजर्स, एम्प्लॉयज नेसेसिटीज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी है यानी क्या ऐसे लोग हैं जिनको वो टेक्नोलॉजी आती है या नहीं, तो ये सब चीजें यहाँ पे ढूंढनी पड़ेंगी उसको। सेकेंड इज द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, क्या उतना कैपिटल एक एंटरप्रेन्योर के पास है, जिस चीज का आइडिया उसने जनरेट किया है फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं है। वैल्यू बेनिफिट एनालिसिस करेगा कि अगर मैं सपोज 1 CR उस पे लगाता हूं तो मुझे कितना ROI मिलेगा।
मैं कितने रेट पे जो है डेट पे पैसा उठाऊंगा, मुझे कितना जो है प्रॉफिट होने वाला है, वैल्यू कितना प्रोवाइड होगा सोसाइटी में, मार्केट में डिमांड कितना है। तो ये सब चीजें क्या करेगा ना, वो यहाँ पे जनरेट करेगा। फैक्टर्स लाइक टोटल वैल्यू कितना होगा, एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं, मॉनेटरी अफेयर्स कितने होने वाले हैं, फ्यूचर मॉनेटरी सोर्सेस कहां से करेगा, और आरओआई। आरओआई के बिना तो वो बढ़ेगा ही नहीं। अगर उसका ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है जिसपे उसको लगता है कि उसको करने के बाद भी बेनिफिट नहीं होगा, तो वो नहीं करेगा। ऐसा ही होता है ना, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियली वायबल देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो आपका फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है। देन मार्केट विजिबिलिटी, मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं। चलो मार्केट में डिमांड तो उसने ऑलरेडी देख लिया क्योंकि आइडिया जनरेट किया है। मार्केट फिजिबिलिटी, वो ट्रेड कैसे हो रहा है, परचेज सेल कैसे करोगे, मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं मार्केट में, कितने प्राइस पे उसको सेल करना है, कंपनीज मर्केंडाइज कैसा है, रिसोर्सेज क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैनल कैसे है। फॉर एग्जांपल सेल्स, मार्केट में वो सेल्स कितना हो सकता है। अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी, सेल्स ही नहीं होगी, तो वो कैसे करेगा। फोर्थ, किस चीज की फिजिबिलिटी टेस्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी टेस्ट करेगा। ही विल फोकस ऑन द स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए। दैट मीन्स क्या उसके पास स्ट्रक्चर में क्या है, कि डिविजनल स्ट्रक्चर लगाना चाहिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर उसको लगाना चाहिए, इनफॉर्मल और फॉर्मल करना चाहिए, या नॉर्मली वर्क स्पेस लेके कहीं पे भी काम शुरू कर दे वैसा कर सकता है। सो इट एक्सेसेस द वैल्यू जनरेटेड। तो ये सब टेस्ट फिजिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन नॉट स्किप दैट। देन इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल में अगेन आपके पास आरओआई का क्वेश्चन आ जाता है कि रिसोर्स कॉस्ट डेवलपमेंट वैल्यू ऑपरेशनल कितना होने वाला है। लीगली फिजिबिलिटी, क्या इलीगल बिजनेस तो नहीं है जो वो करने की शुरू कर रहा है, क्योंकि लीगल इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन एक्ट अगर कोई है तो उसको वो करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन, लाइसेंस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मेनी अदर थिंग्स जो लीगली और मोरली कोड्स हैं जो उसको लेने पड़ेंगे। स्केड्यूल फिजिबिलिटी, कि आपका जो काम है क्या वो डेडलाइन तक कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अल्टीमेट कंप्लीशन हो पाएगा या नहीं। ऐसा नहीं कि उसने शुरू कर दिया उसका काम नहीं हो पाया, तो ऐसे में तो क्या होगा, उसके सारे रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे, उसके वेस्ट हो जाएंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको करना है। तो नटशेल आपको चैप्टर समझ आना शुरू हो गया होगा कि अगर एक एंटरप्रेन्योर है तो वो कैसे अपॉर्चुनिटीज को सीख करता है, बेसिक वो आइडियाज कैसे जनरेट करना शुरू करता है, फिर वो टेस्ट कैसे करता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर से ही डिफरेंट है। अभी तक आप आइडिया जनरेशन और अपॉर्चुनिटी सेंसिंग कर रहे थे, बट नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बिजनेस प्रपोजल। वो कह रहा है बिजनेस प्रपोजल क्या होता है ना, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर बिजनेसेस की पूरा डिटेल्स लिखा रहता है, प्रोजेक्ट कंडीशंस लिखा रहता है कि प्रोजेक्ट जो है वो एक लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में कैसा होने वाला है। सो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस प्रपोजल बनना जरूरी होता है, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस प्रपोजल्स। पहले डेफिनेशन करते हैं। वो कहता है अब बिजनेस प्रपोजल क्या होता है ना, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, मतलब राइटिंग में लिखा है, जिसपे सारे प्रोजेक्ट की कंडीशंस लिखे हुई हैं, प्रोजेक्ट लॉन्ग रन में कैसा होने वाला है, क्या क्या एडिशंस हो सकते हैं, अमेंडमेंट कैसे हो सकते हैं, मतलब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ये सारा का सारा जो रिटन पार्ट है वो क्या है ना, बिजनेस प्रपोजल है। अब बिजनेस प्रपोजल देता कौन है, सबसे पहले तो लीगली हमें बिजनेस प्रपोजल होना जरूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस प्रपोजल नहीं होगा तो लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे, ठीक है। सो दैट इज अ लीगल प्रपोजल। अब बिजनेस प्रपोजल क्या होता है, हमने कहा इट मे बी अ रिटन और रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स इन डेप्थ रैशनलाइजेशन। किसके बारे में रैशनलाइजेशन देता है, बिजनेस के बारे में बताता है कि बिजनेस के गोल्स कैसे हैं, वो बिजनेस कैसे करेगा, बिजनेस के एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस क्या होंगे, प्रॉफिट्स क्या होंगे। इट्स काइंड ऑफ द रोड मैप ऑफ द कॉर्पोरेशन की बिजनेस कैसे काम करने वाला है। करेक्ट, इट कैन बी सोलिसाइटेड और अनसोलिसाइटेड। अभी कर रहे हैं कि दोनों तीनों चीजें क्या होती हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ना नहीं। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल क्या होता है कि जो फॉर्मली इंक्वायरी नहीं कही गई, नॉर्मली। इनफॉर्मल सोलिसाइटेड, सबसे पहले सोलिसाइटेड प्रपोजल किया, अब सोलिसाइटेड प्रपोजल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, दो पार्ट्स में हो गया। इनफॉर्मल में कह रहा है
कंपनी ए और कंपनी बी है। कंपनी ए ने प्रपोजल भेजा, किसे? प्रपोजल टू कंपनी बी टू अंडरस्टैंड व्हाट डिटेल्स रिगार्डिंग कंपनीज बी मर्केंडाइज, की जो कंपनी बी के प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी बी के जो मर्केंडाइज है, उनके प्राइजेस क्या हैं, उसके टर्म्स क्या हैं, कंडीशन क्या है, क्वालिटी क्या है, और उनके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कंपनी ए ने बी को इनवाइट भेज दिया, प्रपोजल भेज दिया टू हैव डिटेल्स, राइट। फिर ये हो गया इनफॉर्मल। फॉर्मल सॉलिसिटेड क्या है? कंपनी ए जो है वो रेगुलर कस्टमर है किसकी? कंपनी बी की। चेंजेस हो गए, अभी कंपनी ए ने तो सबसे पहले भेजा था, वहां पे क्या हो गया आपका, एक नॉर्मली उसने अंडरस्टैंड करने के लिए, एक नॉलेज लेने के लिए भेजा, लेकिन बी यहाँ पे जब फॉर्मल सॉलिसिटेड हुआ तो ये रेगुलर शॉपर है और कंपनी बी को बोल रहा है कि आप प्रपोजल भेज दो एज मर्केंडाइज ऑर्डर्ड एज ए डिजायर टू नो अदर टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर द पेमेंट। कि मतलब कंपनी ए रेगुलर कस्टमर है आपका, कंपनी ए कंपनी बी को बोल रही है आप क्या करो ना, हमें ये बता दो कि आपकी जितनी भी पेमेंट्स है जो हमें ऑर्डर करना है सामान, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होने वाले हैं। दैट इज द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल। फिर आते हैं अनसॉलिसिटेड पे। अब अनसॉलिसिटेड में क्या है? कंपनी ए को नहीं खरीदना है, लेकिन कंपनी बी क्या कह रही है ना, खुद से ऑफर कर रही है कि हाँ जी हमारे पास ये सामान है, आप चाहो तो हमसे आके ये सामान ले सकते हो, जबकि कंपनी ए ने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी है। स्टिल कंपनी बी इज टेलिंग देम देयर एक्सपीरियंसेस, टर्म्स, कंडीशंस, ऑफर्स एंड सर्विसेज। तो जनरली ऐसा ही होता है कि कंपनीज के पास जो वेंडर्स हैं जो जाते हैं और अपने प्रपोजल्स को रखते हैं। ठीक है जी, ये हो गया 3 आपके बिजनेस प्रपोजल्स। देन क्या है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इट्स एन डेप्थ डॉक्यूमेंट एंड अ फॉर्मली इनवाइटेड बिजनेस प्रपोजल। क्या है? एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, डेप्थ डॉक्यूमेंट है, जो फॉर्मली इनवाइट कर रहा है बिजनेस प्रपोजल को, विद इन विच द कस्टमर सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल। कस्टमर क्या कर रहा है? सेंड किया है कस्टमर ने एक प्रपोजल the numerous vendors, so opt for the simplest proposal so that कि उन्हें क्या मिल सके? एक simplest proposal, that means simple form में एक डिटेल्स दे दो, in which कस्टमर ने रिक्वेस्ट करी है। कस्टमर कह रहा है कि आप हमें डिटेल दे दो, डेप्थ में दे दो, फॉर्मली इनवाइट कर। फिर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे तो वो इनवाइट कर रहा है, बता दो, यहाँ पे क्या है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन मांग रहा है। It's a proposal required request by the aspect customer for gathering various vendor products and information, ताकि उसके पास क्या आ जाए ना, अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन आए। आज के समय में अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो उसकी इंफॉर्मेशन तो आप कहाँ से ले लेते हो? ऑनलाइन भी मिल जाती है। इंडिया मार्ट पे गए और आपको डिफरेंट सेलर से क्या मिल गया? इंफॉर्मेशन मिल गई। तो आपने सब सेलर्स को बोल दिया कि आप मुझे क्या भेज दो? डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन भेज दो, आपके पास ये प्रोडक्ट कितने का है, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आपने डिफरेंट सेलर्स को बोल दिया। दैट इज रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस क्या है? प्राइजेस के साथ एक प्रॉपर ऑर्डर समरी आप बना के दोगे। RFQ में भी प्रपोजल इश्यूड टू फॉर्म ऑल्टरनेटिव सपोर्टेड वर्क। ये ऑल्टरनेटिव होता है कि ये हमारे कोटेशंस है कि अगर आप सपोज यू आर ऑर्डरिंग अ 10 क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, तो उसका प्राइस सपोज X है, एंड इफ यू आर सेंडिंग द सेम क्वांटिटी में आप 20 क्वांटिटी ऐड कर रहे हो सेम प्रोडक्ट की, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा आपके पास? Y हो जाएगा। दिस इज मच मोर फॉर्मल अ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन देन द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। बिजनेस प्रपोजल्स करना इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट स्किप दैट। ठीक है, तो ये हो गया, आप कंपोनेंट छोड़ दो। कंपोनेंट्स में क्या है? देखो इजी, जैसे पार्टनरशिप डीड होती है ना, तो वैसे ही आपके प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होता है प्रपोजल डॉक्यूमेंट? सबसे पहले टाइटल, टाइटल लिखा रहेगा, कंपनी का नाम हो गया, बिजनेस का नाम हो गया, किस दिन सबमिट कर रहा है, डेट ऑफ सबमिशन क्या है, नेम ऑफ पर्सन क्या है, प्लेस ऑफ पर्सन क्या है, वो सब लिखा होगा। फिर टेबल ऑफ कंटेंट, जो क्वांटिटी, जिस सामान की रिक्वायरमेंट है आपके पास, विद दैट इफेक्टिवली एग्जीक्यूटिव समरी अटैच टू प्रपोजल और अ कवर लेटर जो उसने भेजा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू, bidder shows how they understands the client's objective, मेथोडोलॉजी क्या है, स्केड्यूल्ड एंड बेंचमार्क्स क्या है, इसको आप अपने आप लिख सकते हो कि उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। अ स्मॉल क्वेश्चन में कम। एडवांटेजेस, अगर बिजनेस प्रपोजल आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो किसी भी तरह के फ्यूचर हिंड्रेंसेस क्या है ना, रिमूव हो जाते हैं। एक तरीके से आपका क्या है ना कि ग्रेटर क्लैरिटी मिलना शुरू होता है बिजनेस को, तो बिजनेस में क्या हो गया? एक क्लैरिटी आ गया।
इट मेक्स डिसीजन अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि कितना कैपिटल लगेगा, इन्वेस्ट कितना करना है, रिसोर्सिंग कितना है, फंड रेजिंग कितना करना है, लीज कितना करना है। फाइनेंस में सपोर्ट क्यों? क्योंकि बिजनेस प्लान है, कैन असिस्ट इन एड्रेसिंग इंक्वायरीज, क्योंकि क्या है, आपके पास ऑलरेडी क्या आ गया ना, एक बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्रपोजल है। तो जब भी आप अपना बिजनेस प्लान दोगे तो आपके पास क्या होगा ना, एड्रेस करने में इंक्वायरी ज्यादा बेटर रहेगा, बैंक लोन्स लेने में भी इजी रहेगा। आप बता सकते हो कि जो आप सामान खरीदने जा रहे हो, जो प्रोडक्ट आपको लेना है, जो रॉ मटेरियल आपको लेना है, वो आपको कितने प्रोडक्ट पे मिल रहा है, ये आपके सेलर ने जो आपको कोटेशंस दी हैं, दैट कुड बी अ बेनिफिट फॉर यू टू सपोर्ट द फाइनेंस। इट क्रिएट्स अ रोड मैप, क्यों? आपके पास ऑलरेडी कॉस्टिंग आ गई, तो एक रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग के बाद आप फर्दर कॉस्टिंग कैसे करोगे, दैट मीन्स प्रमोशंस पे कितना पैसा लगाओगे, एडवर्टीजमेंट पे, ऑडियंस को कैसे टारगेट करोगे, प्रोडक्ट का फर्दर कॉस्ट कितना होगा, टारगेट मार्केट कैसा होगा, इस चीज में हेल्प करेगा। सो बिजनेस प्रपोजल होना इज बेनिफिशियल बिकॉज क्लैरिटी देता है, फाइनेंस कराने में सपोर्ट करता है, मार्केटिंग रोड मैप देता है, और offers the structure. A business proposal serves as a tool for company to stay on the track and secure talent. Talent क्यों secure करता है? A strong business plan identify the right talent at the right time and show how the skill can help the company to achieve the objective. अगर कंपनी में पर्सन अच्छा है, who is doing all the jobs, तो कंपनी को पता है कि हमें इस टैलेंट को, इस रिक्रूटेड पर्सन को जाने नहीं देना है। देखो जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, ये आपका थर्ड टॉपिक बनता है, दैट इज एंटरप्राइज प्रोजेक्ट और प्लान। जो आपका प्रोजेक्ट है, प्लान है, बिजनेस प्रपोजल है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसमें कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या लिख सकते हो। क्या होगा, प्लान बताया होगा बिजनेस में कि व्हाट फॉर द बिजनेस इज, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या और चेंजेस चाहिए, अगर ऑलरेडी कोई बिजनेस है, अगर एस्टैब्लिश नहीं है तो पूरा ही क्या करोगे, स्ट्रक्चर मेंटेन करोगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना क्रेडिट चाहिए, फिर से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आ गया। गेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज लीगल इश्यूज, कहां से आएगा। ये सब चीजें हैं जो आपको डिटेल में आएंगी, जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कवर होना चाहिए। मे गेट अ क्वेश्चन, सपोज a person A wants to prepare a project report. So what kind of information he or she include in his project report? This is how you get a question. तो सबसे पहले उसे अपने प्रोजेक्ट में क्या इंक्लूड करना है, जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ बताना है, नेम एंड लोकेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी कहाँ लोकेटेड है, नई नेम क्या है, एड्रेस क्या है, प्रमोटर्स के बारे में बताओ, इंडस्ट्री प्रोफाइल, एमओए और एओए, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कमर्शियल स्टेक होल्डर्स हो गए, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन दे दिया। फिर इंफॉर्मेशन देना है उस प्रोजेक्ट के बिजनेस वेंचर के बारे में, कि वो जो प्रोजेक्ट है उस किसके रिगार्डिंग आने वाला है, दैट मीन्स उस बिजनेस के प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, किस नीच का प्रोडक्ट है, इज इट अ टॉयलेटरी प्रोडक्ट, इज इट अ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट होने वाला है, कैपिटल गुड है या कंज्यूमर गुड है। सर्विस, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो सर्विसेज ऑफर कर रहे होगे, तो किस तरह के सर्विसेज ऑफर कर रहे हो या डिलीवर कर रहे हो। व्हाट इज द स्केल ऑफ द बिजनेस, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, कैसा आपका बिजनेस है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। देन द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज हायर्ड, आप किस तरीके से एम्प्लॉयज हायर कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉय कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम दे रहे हो, सैलरीड एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हो, उन्हें को क्या आप पीएफ दे रहे हो, क्या उनको बेनिफिट्स दे रहे हो, ये सब लिखोगे। टेक्नोलॉजी कैसी चाहिए कंपनी को, कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव है, एडवांस टेक्नोलॉजी आप बाहर से इंपोर्ट करना चाह रहे हो फ्रॉम द फॉरेन, तो बिजनेस वेंचर के बारे में। तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले आप लिखो कि कंपनी का ओवरऑल व्यू कैसा है, दैट इज जनरल इंफॉर्मेशन। देन सेकंड बता दो कि बिजनेस वेंचर कैसा है। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, दैट मीन्स पहले तो बताओ कि आपका सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या एलएलपी है या कंपनी, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शनल है, डिविजनल है, मैनेजमेंट हायरार्की कैसी है, मैनेजमेंट टीम मेकअप कैसा है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, और डायरेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है। फिर बिजनेस रिपोर्ट में क्या बताना चाहिए, मैन पावर प्लानिंग, स्टाफिंग में कैसा है, स्किल्ड लेबर कितना होगा, सेमी स्किल्ड कितना रिक्वायरमेंट है, लेबर प्लेसमेंट कैसे करोगे, प्रोक्योरमेंट कैसे करोगे, उनका ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट और
कॉस्ट कैसे देना पड़ेगा, दैट इज मैन पावर प्लानिंग. सो बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखने में लगता है इजी सा है, हो जाएगा, इजी है, लेकिन करना है, करे बिना नहीं होगा. फिर प्रोडक्शन प्लान और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन बताओगे. प्रोडक्शन प्लान, कहाँ पे प्लांट लगना है. प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग का साइज कितना होगा, लेबर कितना होगा, प्लांट लेआउट क्या होगा, फिजिकल साइट ऑफ प्रोजेक्ट कहाँ पे है, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है, प्लांट मटेरियल, रॉ मटेरियल, प्लांट कैपेसिटी कितना है, रिसर्च डेवलपमेंट कैसा है. तो ये सब चीजें. प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया. मार्केटिंग प्लान है और मार्केट प्लान है. मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होगा, मार्केटिंग और मार्केट में है कि प्रोडक्ट को सेल करना है आपको, कंज्यूमर को, डिमांड को, प्राइस, सब्सटीट्यूट कितने अवेलेबल है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है. और मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग तो पहले शुरू हो जाता है ना, 4 P's ऑफ प्लानिंग. मार्केटिंग, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट. मार्केटिंग कैसे करना है. फाइनेंशियल प्लान, कहां से सोर्सेस को फंड करना है, फिक्स्ड कैपिटल है कितनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, इक्विटी कैपिटल कितना अरेंज करोगे, या फिर डेट कैपिटल जो है आप कितना अरेंज करने वाले हो. ठीक है. ग्रांट सब्सिडी गवर्नमेंट से कुछ मिल रहा है तो अच्छा है, नहीं मिल रहा तो हाउ विल यू अरेंज दैट. कैश फ्लोज कितने होंगे, इनफ्लो आउटफ्लो कितना है, कितने टाइम में आपका पे बैक पीरियड पूरा हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, और अदर्स. जो आपका इंफॉर्मेशन कहीं भी इंक्लूड नहीं हुआ वो आप यहाँ पे डाल दो. लाइक बिजनेस में किसी तरह का हैजर्ड हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी ने क्या क्या आपके जो है प्रिकॉशंस लिए हैं. ठीक है. ये बताना जरूरी है बिकॉज ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजिडी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गए थे. कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर्स, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट क्या है, कंटिजेंसीज प्लान, इफ एवरीथिंग फॉल्स तो क्या होगा, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है आपके प्रोजेक्ट में या नहीं, यानी आप इकोनॉमिकली सोशली अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये भी बताओ. देन मैनेजिंग प्रोडक्टिविटी, ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. तो ये सब चीजें आपको करनी है. डू नॉट फॉरगेट योर 12 पॉइंट्स. अंदर के पॉइंट्स आप कम कर सकते हो, बट यस बिजनेस प्रोजेक्ट में कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट, राइट. अभी जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है ये कौन करती है, एक्सटर्नल एजेंसीज करती हैं. एक्सटर्नल एजेंसीज में कौन हो सकता है, टैक्स अथॉरिटीज हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकता है, सोशली एंड इकोनॉमिकली पीपल जो इन्वॉल्व है वो हो सकते हैं. दे मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग. देखो, सबसे पहले प्रोजेक्ट को कौन एनालाइज कर रहा है, इकोनॉमिकल एनालिसिस. इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे कि प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है भी है या नहीं, उसको करने के बाद आरओआई मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं प्रॉफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. गवर्नमेंट रेगुलेशंस कैसी है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू कॉस्ट कितना है, रॉ मटेरियल आपने जो स्पेसिफाई किया इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन और नॉट. फाइनेंसिस की अवेलेबिलिटी होगी. इट्स काइंड ऑफ फिजिबिलिटी टेस्ट कि वो प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं. आपने जो फाइनेंसिस के लिए एनालिसिस किया है, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, ब्रेक इवन इवैल्यूएशन आपका सही है या नहीं, आपने कैश फ्लो सही ऑब्टेन किए हैं या नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल है या नहीं, तो ये सब चीजें आप करोगे. देन मार्केट रिसर्च होगा. ऊपर भी क्या है, डिमांड, कस्टमर का कितना है, सर्वे. ठीक है. ये सब एक्सटर्नल एजेंसीज करेंगे. टेक्निकली फिजिबल है या नहीं, मैनेजमेंट टैलेंट कैसा है. सो दिस ऑल वी हैव डन. और वो कह रहा है प्रोजेक्ट इवेल्युएट कैसे होगा, ऑन डिफरेंट मेथड्स. ये तो नहीं है आपके सिलेबस में अभी करने के लिए, जस्ट यू हैव टू नो द नेम. ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आते हैं. दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीपी कितना है, एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इंटरनल रेट क्या है, पे बैक पीरियड क्या है. इन सब बेसिस पे आपका प्रोजेक्ट क्या होगा ना, इवेल्युएट होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट टू डू. देखो, नेक्स्ट वो आपसे पूछता है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल बेनिफिट क्या है, कि बेनिफिट है प्रोजेक्ट का अप्रेजल. यस है. क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली ऑलरेडी पता लग जाता है कि वो प्रोजेक्ट आपका वायबल है या नहीं है. और अगर गवर्नमेंट से लीगल डायरेक्शन ऑलरेडी मिल गया, दैट इज लीगल फॉर्मेलिटीज और ड्यूटीज आपने ऑलरेडी पूरी कर ली है, तो फ्यूचर में उतना ही प्रॉब्लम कम आएगा. आपको डिसीजन मेकिंग में इजी होगा. प्रोजेक्ट इजीली एक्सेप्ट और रिजेक्शन के चांसेस पता लग जाते हैं. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन. आगे का जो चैप्टर है ना आपका, दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, आप स्किप भी कर सकते हो. आई लेट यू नो व्हाट आर द अदर थिंग्स इन द चैप्टर, क्या क्या आप और कर सकते हो.
स्टेजेस इन क्रिएटिविटी है, ये आपसे स्टेज कर लो, अदरवाइज आपने पढ़ लिया, ये बस डायग्राम कर लो। स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, यू मे गेट अ क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेजेस इन क्रिएटिविटी। सबसे पहले आइडिया जर्मिनेट होगा, देन उस आइडिया को प्रिपेयर करोगे। इंक्यूबेशन, दैट मीन्स उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स एंड ऑल प्रिपेयर करोगे। इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन, ठीक है, स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, डिटेल में कोई जरूरत नहीं है, करना है तो आपको ये डायरेक्टली देखो। इंक्यूबेशन में हमने कल किया था बिजनेस इंक्यूबेशन, तो वैसे ही उस आइडिया को इंक्यूबेशन में रख करके जो है जनरेट किया जाता है। इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन, इनोवेशन और इन्वेंशन का डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता है, देखो वही यहाँ पे। देन देयर इज अ सोर्सेज ऑफ इनोवेशन, कैसे कैसे प्रोडक्ट को इनोवेट मतलब और बेटर बनाया जा सकता है। R&D करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक डिस्कवरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो ज्यादा R&D में, जिससे आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज ज्यादा इनोवेट होंगी। कस्टमर्स के मार्केट नीड और कस्टमर फीडबैक पे ध्यान दो, प्रोडक्ट में भी इजी टू इनोवेट। न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आओ, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी छोड़ करके ऑप्ट फॉर द न्यू टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट। लेकिन जैसे अभी सभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहे हैं, इवन द पीपल आर ऑप्टिंग फॉर द होम स्कूलिंग रादर देन गोइंग टू द ऑफलाइन स्कूल, दैट इज टेक्नोलॉजी। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है, तभी ज्यादा प्रोडक्ट को क्या बना पाओगे, इनोवेट बना कर पाओगे। क्रॉस इंडस्ट्री एस्पिरेशंस, आपके पास जितने भी इंडस्ट्री में और लोग हैं उनका भी देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, एंड हाउ यू कैन इंप्रूव योर आइडियाज। देन अडेप्टेशन ऑफ आइडियाज इसी के अंदर है। इनोवेशंस कैन बी अडेप्टेड फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर, एक इंडस्ट्री से आप दूसरी इंडस्ट्रीज में उस आइडिया को ऑप्ट कर सकते हो। डिजिटलाइजेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। सबसे पहले कैशलेस इकोनॉमी से शुरू होके अब हर एक फील्ड में आ गया है, चाहे वो आपका शॉपिंग से रिलेटेड हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग हो, एनीथिंग। देन कोलैबोरेशंस एंड नेटवर्किंग, मोर ऑफ द कोलैबोरेशंस करोगे, नेटवर्किंग करोगे, पार्टनरशिप बनाओगे, अलायंसेस करोगे, तो उससे क्या होगा ना कि ज्यादा आपके पास आइडियाज आएंगे, ज्यादा आप क्या करोगे ना, स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। देन एम्प्लॉय क्रिएटिविटी एंड आइडियाज, जैसे हमने एग्जांपल किया था गूगल में, गूगल क्या कहता है कि 20% टाइम जो है वो अपने एम्प्लॉयज को कहता है कि आप अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग पे लगाओ, न्यू आइडियाज लेकर आओ, न्यू प्रोग्राम्स बनाओ, दैट इज एम्प्लॉय क्रिएटिव आइडियाज। रेगुलेटरी चेंजेस एंड कंप्लायंसेस, चेंजेस इन रेगुलेशंस, रेगुलेशंस क्या होते हैं, कंपनी की पॉलिसीज में अगर उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मल किया जाए या थोड़ा सा उन्हें चांस दिया जाए, दे कैन कम अप विद द बेटर आइडियाज। सेरेंडिपिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज, सेरेंडिपिटी क्या होता है कि एक्सीडेंटल इनोवेशन, जनरली सडनली कोई आपके पास डिस्कवरी हो गई, अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स हो सकते हैं। क्राउड सोर्सिंग एंड ओपन इनोवेशन, क्राउड सोर्सिंग क्या है कि अपने आसपास के लोगों से आपने कलेक्टिवली क्या किया ना, पैसा ले लिया, लिवरेज कर लिया, उससे आप इनोवेशन कर सकते हो। वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लेके आप क्या कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो अपना इकोसिस्टम, दैट इज बिजनेस स्टार्ट। सो द वेज ऑफ इनोवेशन, आप कुछ भी कर जाओ, 11 के 11 वेज तो आपको नहीं होने वाले, अगर हाँ 2+7 करके 9 मार्क्स में डायरेक्ट आ गया तो आपके पास आ सकता है हाउ टू डू द इनोवेशन। चैलेंजेस क्या क्या है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑन्टरप्रेन्योर है तो अनसर्टेनिटी तो है, रिस्क मैनेजमेंट। कल्चरल रेजिस्टेंस, समटाइम्स पीपल आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट द चेंजेस, तो वो रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को, इसलिए कल्चरल रेजिस्टेंस आता है। रिसोर्स एलोकेशन में प्रॉब्लम है, एंड शॉर्ट टर्म फोकस में प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि लोगों को चाहिए फटाफट से जल्दी प्रॉफिट्स हो जाए, दैट मे बी अ प्रॉब्लम। लैक ऑफ क्लैरिटी, so these all are related, resistance to failure, communication breakdown and all. So it's all about the chapter unit 3, कल cover करेंगे unit 5. Till then, thank you so much, bye bye.